Assalamu alaikum second year class. Welcome to the online biology class. आज हम चैप्टर नंबर 24 जो कि एवोल्यूशन का चैप्टर है उसका हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। कल हमारा जो टॉपिक था वो था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, और एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में हम डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम कुछ एग्जांपल कोट कर रहे थे कि जो शो करती हैं कि वाकई में एवोल्यूशनरी प्रोसेस के रिजल्टेंट में ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मॉडिफाई हुए हैं इन शॉर्ट, जो कि एवोल्यूशन को सपोर्ट करती हैं। आज इसी टॉपिक के लास्ट 2 पॉइंट्स हैं जो आज हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस करने हैं। दैट इंक्लूड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से कि कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी किस तरह एवोल्यूशन के एविडेंसेस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगेन मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है। एम्ब्रियोलॉजी जो कि बायोलॉजी की एक या डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं, उसकी एक ब्रांच है जिसमें क्या है कि एम्ब्रियो जो स्ट्रक्चर बनता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ रिप्रोडक्शन, तो उसमें जो जो चेंजिंग आती हैं डेवलपमेंट के दौरान, यानी उसमें हम इस चैप्टर में, इस बुक में चैप्टर नंबर 19 में इस प्रोसेस के बारे में कुछ इनिशियल डिटेल भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो हम ये कहेंगे कि एम्ब्रियो से रिलेटेड जो भी स्टडी है कि उसमें किस तरह कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट या कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। लेकिन जब हम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के में जो एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं वो हम उनको, यानी हम उनको कंपेयर करते हैं उनके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे भी जो एविडेंस है वो हमें कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी प्रोवाइड करेगा। अगर हम सिर्फ वर्टिब्रेट के एग्जांपल लें जिसमें 5 मेजर क्लासेस शामिल हैं, फ़िश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। इन पांचों के पांचों ग्रुप में अगर हम अर्ली जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस को ऑब्जर्व करें तो बहुत सी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि चूँकि इनके अंदर सिमिलर पैटर्न है एक डेवलपमेंट का, और कुछ स्ट्रक्चर इंटायरली सिमिलर होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जो कि एम्ब्रियो के अंदर बनते हैं, ये पॉइंट इंडिकेट करता है कि इन सब के क्या है, कॉमन एंसेस्टर्स हैं, और लेटर ऑन मॉडिफिकेशन के रिजल्टेंट में वो एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में चेंज हुए। यानी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो ये शो करती हैं कि इन ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर जो स्ट्रक्चर मौजूद था वो लेटर ऑन डिफरेंट और ग्रुप्स के अंदर या डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में मॉडिफाई होकर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगा। लेकिन चूँकि एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर वो सेम था, इसलिए कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी हमें एक एवोल्यूशन का एविडेंस प्रोवाइड करती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। एग्जांपल हमारी बुक में जो दी गई है वो गिल पाउचेस की एग्जांपल है कि गिल पाउचेस एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि आप अगर डेवलपमेंट ऑब्जर्व करें फ़िश की, फ्रॉग की, स्नेक की, बर्ड्स की और ह्यूमन की, इन सब के जो एम्ब्रियो हैं, हालांकि ये अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन जब आप इनमें डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर गिल पाउचेस को ऑब्जर्व करेंगे तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म में ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। लेकिन जैसा कि ये डायग्राम के अंदर भी शो किया गया है कि जी ये गिल पाउचेस का जो स्ट्रक्चर है वो अलोंग द थ्रोट ये जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, चाहे फ़िश है, चाहे बर्ड है, एम्फीबियन है या रेप्टाइल्स हैं, राइट। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती गई, राइट, यानी मॉडिफाई होना है उस स्ट्रक्चर ने, एक प्रॉपर किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होना है, इसको हम डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं, राइट। तो उसमें यही जो गिल पाउचेस थी वो एक अलग अलग स्ट्रक्चर में चेंज होगी। जैसा कि अगर हम फ़िश के अंदर बात करें तो फ़िश में गिल पाउचेस जो थी वो एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर जो गिल पाउच मौजूद था वो लेटर ऑन जब ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट कंप्लीट हुई तो वो गिल्स में चेंज हो गया। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट की हम बात करें तो उसमें जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर थे वो भी उसके साथ साथ चेंज हुए, यानी बाकी तमाम ग्रुप के अंदर। इसी तरह ह्यूमन की एग्जांपल ले लें तो उसमें गिल पाउचेस का जो स्ट्रक्चर था वो लेटर ऑन जो है वो स्टेशियन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि मिडल एयर को जो है वो थ्रॉट के साथ कनेक्ट करा था। तो इस तरह हम कहते हैं कि जी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी जो है वो एक सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड करती है एवोल्यूशन के लिए। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर देना चाहूँगी कि अगर हम डेवलपमेंट के पैटर्न को देखें तो उसमें
उसमें इनिशियली जो ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला स्टेज के ऊपर जो लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म स्ट्रक्चर, जिसका जिक्र आपने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ा है, तो वो स्ट्रक्चर भी इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर मौजूद होता है, जो इस बात का एविडेंस है कि इनमें कॉमन जो पैटर्न है डेवलपमेंट का या स्ट्रक्चर का मौजूद होना, ये भी सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स एवोल्यूशन। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो दूसरी लास्ट ब्रांच है जो कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के तौर पे पेश की, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी ऑर्गन को, किसी भी टिश्यू को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कि उसकी कंपोजिशन बेसिकली क्या होगी, मॉलिक्यूल्स उस पर किस तरह से मौजूद हैं, राइट। तो ये है बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें एक बड़ा आप एडवांसमेंट भी कह सकते हैं कि एक एडवांस ब्रांच है जिसने लेटेस्ट एरा में भी एवोल्यूशन को सपोर्ट किया है। किस तरह सपोर्ट किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसा कि हम एक बात करते हैं, जीन्स की बात करते हैं या जेनेटिक मेकअप की बात करते हैं, हम जानते हैं कि जो जेनेटिक कोड है, इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 20 में क्रोमोसोम और डीएनए में पार्ट 2 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जेनेटिक कोड बेसिकली एक ख़ास किस्म का मैसेज होता है जो प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ख़ास किस्म का जेनेटिक कोड तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है। सिमिलर जेनेटिक कोड का प्रेजेंट होना तमाम ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये इस बात का एविडेंस है कि ये इनका जो एवोल्यूशनरी ऑरिजिन है, राइट, या फिलोजेनी है, वो इनकी क्या है, वो सेम है, यानी ऑरिजिन इनका सेम होगा, सेम एंसेस्टर से ये अराइज हुए हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स स्ट्रक्चर जो कि आपको पता है अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 1 में आपने इसके बारे में पढ़ा कि जो अमीनो एसिड मोनोमर्स होते हैं जो कि मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो बहुत से प्रोटीन की जो कंपोजिशन है उसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड और नंबर ऑफ अमीनो एसिड वो भी आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दूसरी एग्जांपल होगी जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एक एविडेंस प्रोवाइड करती है एवोल्यूशन को। तीसरी एग्जांपल जो यहाँ पे हमारे पास बुक में गिवन है उसमें साइटोक्रोम सी प्रोटीन का बताया गया। ये एक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे और फोटोसिंथेसिस में भी इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे यूज़ होता है। एंड वी नो वेरी वेल कि रेस्पिरेशन जो है वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लिहाजा उनके अंदर इस रेस्पिरेटरी प्रोटीन का प्रेजेंट होना तमाम एरोबिक स्पीशीज़ के अंदर वो इस बात का इंडिकेशन है कि एरोबिक स्पीशीज़ का ऑरिजिन कॉमन है और उनमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हमें इनके अंदर मिलती हैं, राइट। तो ये था लास्ट ब्रांच जो कि एविडेंस एवोल्यूशन के प्रोवाइड करती हैं। हमने सारी ब्रांचेस को 1 बाय 1 डिस्कस किया और उसमें हमने मैक्सिमम एग्जांपल्स कोट की जो कि कलेक्टिवली हमें ये बात कंफर्म करती हैं कि जो डार्विन ने थ्योरी पेश की थी एवोल्यूशन की, दैट वाज अ करेक्ट, कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर उनके एंसेस्टर्स कॉमन हैं, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया तो उस दौरान उनके अंदर एडेप्टेशंस आती चली गई इन्वायरमेंट के मुताबिक और वो मॉडिफाई होते चले गए, राइट। और प्लस उसके साथ साथ नेचर ने लेटर ऑन सेलेक्ट किया बेस्ट और फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो डार्विन की थ्योरी थी वो इन तमाम ब्रांचेस से कंफर्म होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज कर दें ताकि आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।